आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। हालांकि बिगुल तो पहले ही बज गया था, लेकिन हाई कोर्ट की रोक के बाद कुछ चीजें बदली और अब फिर हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक हटाने के कुछ घंटे बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसमें चुनाव के लिए नई तारीखों का ऐलान हो गया है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो 5 जुलाई तक चलेगी। उत्तराखंड में पहली बार 2 चरणों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसमें पहले चरण के लिए 24 जुलाई को मतदान होगा और दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को मतदान होगा, जबकि मतगणना 31 जुलाई को पूरी होगी। मतगणना के साथ ही उत्तराखंड में सबसे छोटी सरकारों का चुनाव भी पूरा होगा और इस चुनाव के साथ ही पंचायतों पर छाया मुखिया का संकट भी समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बाद सरकार ने प्रशासक नियुक्त किए थे, जिनका कार्यकाल 2 बार बढ़ाया गया। राज्य सरकार ने कोर्ट में जो कहा था कि जुलाई 2025 तक पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे, तो वह उस बात पर सरकार अड़िग है और अब राज्य निर्वाचन आयोग के चुनावी कार्यक्रम से साफ हो गया है कि जुलाई में ही राज्य के भीतर सबसे छोटी सरकारों का चुनाव हो जाएगा। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो आपको सुना दें। पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी है। आज बाकायदा जो है गजट नोटिफिकेशन भी हो गया है कि 2 से 5 तक आपका नामांकन होगा और उसके बाद जो अन्य प्रक्रियाएं वो होगी और डेट भी निर्धारित हो गई कि कब चुनाव होंगे। वो पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के पहले से ही तैयारी थी और हर समय तैयारी में भारतीय जनता पार्टी रहती है और ऐसे हम लोग जब भी चुनाव होंगे अभी हम तैयार हैं। चुनाव क्योंकि हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था उस स्टे को वकेट करके और चुनाव का कार्यक्रम अब घोषित हो गया है, तो कार्यक्रम जो घोषित हुआ है 2 जुलाई से नामांकन की प्रक्रिया और उसके बाद जो नामांकन के बाद पर्चा जांच, फिर उसके बाद नाम वापसी और उसके बाद फिर चुनाव। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव तो होना ही था, लेकिन राज्य की जो निर्वाचन एजेंसी है, राज्य निर्वाचन आयोग, उससे में कहना चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई भी अगर पक्षपात करने की कोशिश पीठासीन अधिकारियों ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने करा, तो इस बार कांग्रेस पूरी लड़ाई के मूड में है। हम बूथ स्तर तक लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 जुलाई को पहले चरण का चुनाव होगा, तो 28 जुलाई को दूसरे चरण का चुनाव होगा, वहीं 31 जुलाई को मतगणना पूरी होगी। उत्तराखंड में आखिरकार हाई कोर्ट की रोक हटने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में 2 जुलाई से 5 जुलाई तक पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया होगी और 24 जुलाई और 28 जुलाई को पहले और दूसरे चरण के मतदान होंगे। साथ ही 31 जुलाई को मतगणना होने के साथ ही छोटी सरकारों का चुनाव भी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर जिस तरीके से सियासी पारा भी गर्म था और कांग्रेस भी लगातार सरकार पर हमलावर थी, कई तरीके के आरोप भी सरकार की तरफ से सरकार पर लगाए जा रहे थे कांग्रेस की तरफ से, लेकिन अब फिलहाल स्थिति साफ हो चुकी है। जैसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा था कि जुलाई में ही चुनाव होंगे, तो अब निर्वाचन आयोग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है 31 जुलाई तक ये चुनाव संपन्न हो जाएंगे और रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस से हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी जुड़ चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा दत्त जोशी जी, जैसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि जुलाई के अंदर ही चुनाव करा लिए जाएंगे, तो अब शायद स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बिल्कुल
देखिए, निश्चित रूप से पंचायत चुनाव के क्रम में है और चुनाव आयोग ने उसका शेड्यूल भी जारी किया है, जो कार्यक्रम है वो जारी किया है। और 24 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होगा, 28 को द्वितीय चरण का मतदान होगा, 31 को मतगणना होगी और 5 और 6 तारीख में नामांकन पत्रों को दाखिल करने का समय दिया गया है। 2 चरणों में मतदान होना है। बिल्कुल। और जनपदवार शेड्यूल भी जारी किया गया है चुनाव आयोग में, जिलाधिकारी के माध्यम से शेड्यूल प्राप्त हुआ है। और 89 हमारे विकास खंड में टोटल जो हमारे ब्लॉक है पर्वतीय क्षेत्रों में हरिद्वार के छोड़कर, और उसमें से 7,499 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें चुनाव होना है। 66,418 कुल पद है मेंबरों के और ग्राम प्रधान के, विदेशी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख के लगभग हमारे 66,418 के पद हैं। 12 जिलों में चुनाव होना है। 12 जिलों में जिला पंचायत घोषणा चुनाव भी होगा, उनकी घोषणा बाद में की जाएगी। ब्लॉक प्रमुख चुनाव की घोषणा बाद में की जाएगी। लेकिन जो प्रथम चरण में जो ग्राम सभाओं के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत में जो मेंबरों का चुनाव होना है, जिनकी मेंबरों का चुनाव होना है, उसके लिए। लेकिन जोशी जी, कांग्रेस अभी भी जो आरक्षण प्रक्रिया है उसको लेकर अभी भी सरकार पर सवाल उठा रही है। नहीं, वो आरक्षण प्रक्रिया में कोई सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों ने सवाल खड़े किए थे तो अदालत ने उसको सही माना है, उसको जस्टिफाई घोषित किया है। वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसका भी समाधान निकाला जाएगा, क्योंकि अब तो दोबारा पुनः नया शेड्यूल सामने आ गया है। इसलिए हम इस बात को कह नहीं सकते हैं। सरकार चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार का संकल्प है कि किसी भी हालत में स्थानीय निकाय जो हमारे ग्राम पंचायत के चुनाव है, जो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, वो निर्वाचित प्रतिनिधियों के हवाले किया जाए और उसके चुनाव किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि शीघ्र चुनाव हो और जनप्रतिनिधियों के हवाले हमारी जो छोटी पंचायतें हैं, छोटी सरकार है, ठीक है जोशी जी, उसका गठन किया जा सकता। ठीक है। प्रतिमा जी, अब आप संतुष्ट हैं क्योंकि अब जो स्थिति थी वो बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है? देखिए, चुनाव की स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट थी ही कि चुनाव तो होने ही थे। दिक्कत कहाँ आ रही थी? दिक्कत आ रही थी उन लोगों ने कोर्ट में जो है याचिका दायर की थी, जो है तैयारी कर रहे थे और जो आरक्षण जो भारतीय जनता पार्टी लेके आई थी रोस्टर सिस्टम को खत्म करके, उस पे आपत्ति थी और उसके लिए वो देखिए कोर्ट गए थे। अब कोर्ट में भी संदेह की स्थिति ये थी कि पहले दिन कोर्ट ने खुद कहा था कि जो साक्ष्य हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं और जो आर्गुमेंट सामने हो रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए रोक लगाई थी। और आगे जो है आगे की कार्रवाई तक जो अधिसूचना जारी करने के लिए भी ओरल आर्ग्यूमेंट कोर्ट ने मना किया था, बट अधिसूचना जारी हो गई, कोई बात नहीं। अब दिक्कत ये हो गई कि सरकार ने क्या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट जो भी अपना निर्णय देती है वो उसके सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत होते हैं उनके बेसिस पर ही देती है। और अधिसूचना जारी हो चुकी थी और कोर्ट को इस बात का भी ज्ञान था और इस बात का भी उन्हें संज्ञान लिया था कि लोग तैयारी कर रहे हैं और चुनाव के मोड में किसी अधिसूचना जारी थी, इसलिए कोर्ट ने जो अपना निर्णय लिया है वो उपस्थित जो साक्ष्य उनके आधार पर लिया है। और इससे कांग्रेस पार्टी कोर्ट के निर्णय का स्वागत करती, क्योंकि हम कोर्ट नहीं गए थे, वो आम जनमानस गए थे जिन्हें दिक्कतें थी और बिल्कुल उसको लेकर के कांग्रेस के मन में भी संदेह था आरक्षण को लेकर के, और जिस संदेह की पुष्टि शुरुआत के आर्गुमेंट में खुद कोर्ट ने भी करी है। और ऐसा नहीं कह सकते कि कोर्ट ने नहीं करी है, संदेह जताया था, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंटेड बाय द कोर्ट वहां पे जो भी निर्णय आया वो आप सबके समक्ष है। और कांग्रेस पार्टी शुरू से हम तैयार हैं चुनाव के लिए, और ऑब्जर्वर हमारे नियुक्त हो गए थे डेढ़ महीना पहले ही, जो अपने क्षेत्रों में जा करके वहां पे जो है बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जो रणनीति है उसको बनाने का कार्य हो गया था। प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं, वो भी क्षेत्रों में जो है जा रहे हैं और अपना जो है कार्य है वो कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि जनता ने, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा कि निकाय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो निकाय चुनाव में पहाड़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा जताया, और कांग्रेस पार्टी और निर्दलीयों की मैं बात करूं तो उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी ने जो निकाय में जीती उससे ज्यादा थी।
तो इस बार भी हम जो है भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो उन्होंने लोगों के विश्वास के साथ खेलने का कार्य किया है, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की है और हम वही बातें जनता के बीच में लेके जाते हैं, अपने वादे वही करते हैं जो हम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता के विरोध में निर्णय लिए हैं, ऐसे एक नहीं, ऐसे कई निर्णय हैं और ऐसी कई बातें हैं, ऐसी कई मुद्दे हैं जो खुद भाजपा ने जो है विपक्षियों को देने का जो है कार्य किया है। जैसे तो क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं प्रतिमा जी? वो देखिए, क्यों नहीं, मुद्दे बहुत हैं। आपने देखा कि विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और आज विकास नजर नहीं आ रहा है किसी को। अगर विकास इतना नजर आ रहा होता तो आपने देखा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियों से पहले ही, जब शुरू नहीं हुई थी उससे पहले ही हमने इनसे निवेदन किया था सरकार से कि देखिए, 4 धाम यात्रा प्रदेश की साख की बात होती है, हमारे मान सम्मान की बात होती है, उसकी तैयारियों में किसी भी तरीके की कौतूहल जो है ना क्रिएट किया जाए। लेकिन इन्हें पता है कि मानसून भी बीच में आता है, लेकिन मानसून को मद्देनजर रखते हुए सरकार की कोई भी तैयारियां नहीं थी और विकास किस तरीके से हर जगह गड्ढे में डूब रहा है और हर जगह जो है ऊपर से नीचे तक तैरता नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं जोशी जी, क्योंकि अभी अगर ग्राम पंचायत चुनाव की बात करते हैं तो हम सीधा सा सभी समझ जाते हैं, क्योंकि ये गांव से रिलेटेड चुनाव है और गांव के विकास के लिए ये चुनाव होने हैं। और अभी जो गांव है सीएम धामी जी ने जो लिया था सारकुट, उसकी तस्वीर भी सबसे अलग दिखाई जा रही है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि उत्तराखंड के सभी गांवों की तस्वीर ऐसी होने वाली है? निश्चित रूप से देखिए, विकास की नई किरण सारे ग्राम सभाओं में आएगी, नए नेतृत्व आएगा, नए लोग चुनकर आएंगे, तो निश्चित रूप से विकास को गति तो मिलती है। नई तरीके के आइडियाज आते हैं, नई तरीके की सोच सामने डेवलप होती है, नया नेतृत्व आपको चुन के आता है ग्राम सभाओं में, क्योंकि ग्राम सभाओं में और अन्य जो ब्लॉक है वो हमारी विकास की बुनियाद माने जाते हैं और वहाँ से हमारा विकास शुरू होता है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा फायदा हमको मिलेगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही तत्परता दिखाई और एक सारे उपाय की किसी भी हालत में चुनाव होने चाहिए। और जो आरक्षण की बात चुनौती दी गई थी, माननीय उच्च न्यायालय का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने 3-4 दिन लगातार बहस करने के उपरांत इसमें सकारात्मक निर्णय दिया और सरकार ने जो शेड्यूल प्रस्तुत किया था, जिस तरीके का आरक्षण का रोस्टर प्रस्तुत किया था, उसको मानने का काम किया, उसको स्वीकार करने का काम किया, उसको मान्यता देने का काम किया। इसलिए न्यायपालिका का भी हार्दिक आभार है और माननीय उच्च न्यायालय का भी हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सरकार चुनाव कराने की तो प्रतिबद्ध है, गंभीर है और सरकार का संकल्प है कि किसी भी तरीके से हर हाल में निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र की प्रथम सीढ़ी को मजबूत करने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधि के हवाले स्थानीय सरकार स्थापित की जाए और हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से उसमें बिल्कुल। और जोशी जी यहाँ पर जोशी जी यहाँ पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि जो लोग याचिका दायर करने वाले थे उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये भी शिकायत की थी कि लगातार 3 बार से एक ही सीट आरक्षित हो रही है और चौथी बार भी वही हुआ, तो उन लोगों को तो शायद अभी भी नुकसान ही है। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हरेक को राइट है अपनी बात कहने का, अपना अधिकार है उनको जो अच्छा लगा उन्होंने वो किया, क्योंकि जो भी किया सरकार के नुमाइंदों ने जो भी काम किया वो संविधान के दायरे में रहकर किया और संविधान की मान्यताओं के अनुसार किया। जो आर्टिकल है 246 उसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था करने का काम हमारी सरकार ने किया। मैं इसलिए माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करूंगा कि जो आरक्षण हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया था उसको स्वीकार करने का माननीय उच्च न्यायालय ने किया। उसमें बड़ी बहस हुई, 3 या 4 दिन लगातार हाईकोर्ट में बहस हुई है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पीठ का गठन किया गया था और उसके बाद बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि 3 दिन जो हमने यहाँ इसमें डिले हुआ है वो 3 दिन आगे बढ़ाए जाते हैं और सरकार ने नया शेड्यूल जारी किया है। हमें उम्मीद है कि निश्चित रूप से नया नेतृत्व, नया प्रतिनिधित्व आएगा और प्रदेश के विकास को नए पंख लगेंगे और माननीय मुख्यमंत्री की सोच
जो विकास की सोच है, जो अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे नए निर्वाचित जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे अगले महीने जुलाई में, तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है प्रतिमा जी, क्योंकि ये जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं इनमें ज्यादा लोग चुनाव नहीं लड़ते, ठीक है, एक ग्राम पंचायत से शायद 2-4 लोग ही चुनाव लड़ते हैं और उसमें भी लगातार 3 बार से एक ही इंसान चुनाव लड़ रहा हो, क्योंकि इसमें सीधा सा होता है कि किसकी ज्यादा पहचान है, किसका ज्यादा वजूद है, क्योंकि छोटे चुनाव होते हैं लेकिन इनका जो आकार है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। कभी कहीं पर ऐसा भी देखा गया है कि 30-35 साल से एक ही इंसान प्रधानी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और बिल्कुल मैं जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है मथुरादत्त जोशी जी मेरे चाचा के समान हैं और मैं इन्हें चाचा बोलती थी जब ये हमारी पार्टी में थे, अभी भी बोलती हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक नया नेतृत्व मिलेगा जो है लोकल गवर्नमेंट को, क्योंकि हम इसे जनता की सरकार कहते हैं, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल की जो सरकार होती है। लेकिन वहां तो नया नेतृत्व मिलेगा, पर ऊपर जो बैठा नेतृत्व है वो वही नेतृत्व है जो पिछले 9 सालों से सरकार को चला रहा है। और वहां से लेकर के यहाँ मुझे लगता है सरकार से लेकर के एक जनता की सरकार जो ग्रास रूट लेवल की सरकार है, वहां तक विकास अभी जो है नहीं पहुंच पाया है। और इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। यही वजह है कि देखिए सारकोट की तो आपने एग्जाम्पल दे दिया, और सारकोट की भी कहानी ये है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने सारकोट की जो स्थिति थी वो जगजाहिर की थी कि वहाँ क्या परेशानियां हैं, लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और उस वहां के शासन और प्रशासन ने मिलकर के उसको एक आदर्श गांव बनाया। अब धामी जी ने उसे गोद लिया है और उससे पहले लिया है, ये एक अलग बात है। लेकिन आज हमें देखना ये है कि धामी जी को आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है लोगों से ये कहने की, अधिकारियों से ये कहने की कि भाई आइए और गांव को गोद ले लीजिए। आप अपनी जो जिम्मेदारियां हैं आप उसको डेलीगेट करने का कार्य कर रहे हैं, आप उसको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे पल्ला झाड़ने का कार्य कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल प्रतिभा जी, ये भी हो सकता है ना प्रतिभा जी, ये भी हो सकता है ना कि अगर किसी गांव का विकास ना हो तो सीधे सरकार पर सवाल उठेंगे। आप किसी अधिकारी को बोल दिया तो सीधा अधिकारी की जिम्मेदारी होगी, उससे पूछा जाएगा भैया क्यों विकास ऐसा नहीं है। 10 सेकंड, तो अपनी जिम्मेदारी 10 सेकंड नहीं 10 सेकंड दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे देती हूँ। देखिए सरकारों की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रदेश के अभी, क्योंकि जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आखिरी पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक के लिए विकास पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आखिरी पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति वो ग्रामीण है, वो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है जो सरकार से ये अपेक्षा करता है कि हम यहाँ से ग्रास रूट लेवल की सरकार में भी अगर जो है एक सरकार चुन के भेजते हैं, अपना प्रतिनिधित्व चुन के भेजते हैं, तो हमारे यहाँ विकास की लहर बहाने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी है। शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, सड़क हो गई, बिजली की व्यवस्था हो गई, इसकी जिम्मेदारी वो सरकार को देते हैं। सरकार से ये उम्मीद नहीं करते कि वो अपना पल्ला झाड़े। आप प्रवासी भारतीय उत्तराखंड सम्मेलन होता है तब आप उसमें कहते हैं कि भाई प्रवासी उत्तराखंडी आप गोद ले लीजिए गांव को। आप अधिकारियों को कहते हैं सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जिन सांसदों ने गांवों को गोद लिया था आज उनका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है, आज उन गांवों की स्थिति कहाँ है। उन गांवों में जो विकास है वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। विकास जो है मैंने पहले भी कहा कि गड्ढे में डूब चुका है, क्योंकि गांव में सड़कें तक नहीं है। आज आप शहरों की बात कर लीजिए, मैं कहूं आप हल्द्वानी और देहरादून की बात कर लीजिए, अगर यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे जितना भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने करने का कार्य किया ये सबके समक्ष है। बारिश होती है, पता नहीं चलता है कौन सी गाड़ी कब किस गड्ढे में चली जाए, क्योंकि व्यक्ति को यही पता नहीं होता कि सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। मैं खुद देहरादून के ऐसे कम से कम 20 सड़कों के नाम आपको बता सकती हूँ अभी, जहाँ से रोज का आना जाना है और वो पॉश इलाकों में आता है, लेकिन वहां पे जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि कई गाड़ियां, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ठीक है प्रतिभा, दी गई है। हाँ, समझ गया मैं आपकी बात जोशी जी, क्योंकि काफी चीजें हैं अभी जब गांवों को लेकर बात चल रही है, उनके विकास की बात चल रही है और सारकोट की भी बात चल रही है, कितना आदर्श और एक सुंदरता उस गांव में दिखाई गई है, सभी घर एक जैसे दिखाए गए हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि सांसदों ने भी गांवों को गोद लिया था, उनकी स्थिति क्या है। तीसरा ये भी है अभी जो ये अधिकारियों ने 40 अधिकारियों ने गांवों को गोद लिया है, तो इसमें 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं, उसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। नेगेटिव तो ये है कि क्या सरकार जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती उन गांवों की, इस वजह से अधिकारियों के हवाले कर दिया कि अगर विकास ना हो तो सीधा सीधा अधिकारियों से पूछा जाए क्यों नहीं हुआ। दूसरा ये है जो पॉजिटिव पॉइंट है कि अधिकारियों को इसलिए दिया जा रहा है कि वो उन गांवों की देखरेख कर सके और एक अच्छा रिजल्ट निकाल कर दे कि भाई इस तरीके से अगर हम गांवों की देखरेख करेंगे तो जल्दी से जल्दी गांवों का विकास हो सकता है। दोनों पॉइंट है जोशी जी इसमें। देखिए पुष्पेंद्र जी, आप तो विद्वान पत्रकार हैं और एक
लोकप्रिय चैनल, एक जिम्मेदार चैनल के एंकर हैं। आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं। ना बिल्कुल, मैंने 2 पॉइंट तभी बताए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। मैं दोनों बता रहा हूँ आपको। देखिए, उसका बहुत बड़ा फायदा होगा आपको। ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं, एक तो उसका ऑब्जर्वेशन होगा, उसकी देखरेख होगी, वहाँ पर काम हो रहा कि नहीं हो रहा ये होगा। और जब नया अधिकारी जाता है तो आम आदमी से मिलकर उसकी जिज्ञासा भी रहती है कि इस गांव की या इस शहर की क्या क्या समस्याएं हैं, उसको भी वो जानने का प्रयास करता है, उनमें भी वो विचार करने का प्रयास करता है। आम जनता से मिल के उनको एक नया रोल मॉडल भी मिलता है, एक विकास का नया मॉडल भी मिलता है, क्योंकि तमाम लोग इसमें बातचीत करते हैं तो उसका फायदा ही फायदा होता है। जहाँ तक सांसदों के गाँव बोलने की बात है, मैं तो यही जो विद्वान जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता है वो तो भाई विद्वान है, और मुझे लगता है संविधान की अच्छी ज्ञाता भी हम जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो कि हमारी प्रोफेसर है वो अच्छी तरह जानती हैं कि कितना काम होता है, किस तरीके से काम होता है। हर सांसद ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है और नए गाँव को भी देख लेने का काम किया। स्वयं मुख्यमंत्री जी ने गाँव गोद लिया है, आरकोट गाँव, गैरसैंण के पास का गाँव, गुंजाऊं की कायाकल्प देखिए क्या काम गुंजाऊं में हुआ है। तमाम रोजगार के साधन है, महिला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, उनके माध्यम से रोजगार को आगे बढ़ाने की बात है। गाँव में जो भी कमियां रह गई है, अब तो खैर उत्तराखंड का कोई गाँव ऐसा नहीं होता है जो सड़क कनेक्टिविटी से नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सारे गांव सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ दिए गए हैं। बिजली के लिए कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में बिजली नहीं पहुंची हो। तो ये तो विपक्ष को अपनी बात कहनी है, मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी लेकर, लेकिन मुझे प्रतिभा से, डॉक्टर प्रतिभा से ये उम्मीद नहीं है कि वो कम से कम डिबेट में आधी अधूरी जानकारी लेकर। ठीक है, लास्ट कमेंट ले लेते हैं प्रतिभा जी, क्योंकि अभी जोशी जी ने साफ कर दिया बिजली, सड़क, पानी, गांवों तक सब कुछ अच्छी सुविधा पहुंच रही है। आप फिर क्यों ऐसे ही बोल रहे हैं कि विकास नहीं, मैं एक छोटे से गांव का एग्जांपल दे देती हूँ। आपके ही सांसद अजय टमटा जी ने एक गाँव गोद लिया जिसका नाम है सुनौली, और जो है शोभन सिंह जीना जी का पैतृक निवास है, ये आंदोलनकारी है। और वहाँ की स्थिति आज ये है कि बेसिक जो सुविधाएं हैं वहाँ पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, वो नहीं है। और स्वास्थ्य की सेवाएं लेने के लिए वहाँ के लोगों को 40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो अगर ये विकास है तो फिर मुझे लगता है फिर ऐसा विकास ना ही हो तो बेहतर है। दूसरा, आपकी टिहरी के सांसद, उनका एक गाँव उन्होंने जब गोद लिया था, क्यारा नाम का विलेज है वो, और ऐसी स्थिति हो गई। देखिए पुष्पेंद्र जी, विकास की गंगा इतनी बही कि वहाँ के लोगों ने जो है लोकसभा चुनाव का जो है विरोध करने का कार्य किया, और वहां के लोगों ने लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया इस बात से, क्योंकि सांसद महोदया ने गांव गोद तो ले लिया लेकिन गांव के लिए कुछ किया नहीं, और ना वो गांव में नजर आई। तो मुझे लगता है कि ये अगर ये विकास है तो फिर ऐसी विकास की गंगा इस प्रदेश का हर व्यक्ति। चलिए ठीक है प्रतिभा जी, समय कम है, जोशी जी समय कम है, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन पंचायत चुनाव का बिगुल एक बार फिर बज चुका है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव की नई तारीखों का ऐलान भी हो गया है। 24 और 28 जुलाई को वोटिंग होगी, 31 जुलाई को मतगणना होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।